तो दोस्तों आज हम 100 ईयर वार के बारे में पढ़ेंगे। 100 ईयर वार के रूट क्या थे, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और रूट समझने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा थोड़ा 200 साल पहले। तो ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैप है और ये मैप में ये फ्रांस वाला इलाका पड़ता है और ये इंग्लैंड, जिसको हम ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन। अब यहाँ पर हुआ ये कि जो नॉर्मन्स लोग थे, नॉर्मन्स लोग ये यहाँ पर रहते थे। नॉर्मंडी का इलाका पड़ता है ये। तो नॉर्मंडी में इनका घर था, यहीं पर ये रहते थे। इनको ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी कहा जाता था। ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जब इनको कहते थे तो ये क्या था, ये जो किंग था फ्रांस का किंग, उसके वैसल हुआ करते थे ये, उसके वैसल हुआ करते थे, यानी उससे छोटा हुआ करते थे ये। अब इन्होंने क्या क्या, 1067 की बात है, विलियम विलियम द कॉन्करर, वो यहाँ पर का ड्यूक था। उसने इंग्लैंड में हमला किया और इंग्लैंड में उसने जीत हासिल करके उसका जो शासन है वो इंग्लैंड में भी हो गया। तब से जो इंग्लैंड है उसमें नॉर्मन डायनेस्टी का शासन रहा है। और जब हम अभी पहुँचे तो इस समय भी वहाँ पर नॉर्मन डायनेस्टी का ही जो राजा था वो यहाँ पर राज कर रहा था। अब यहाँ पर सिचुएशन समझने की ज़रूरत है, सिचुएशन समझने की ज़रूरत है कि जो ये फ्रांस है, ये जो फ्रांस है, तो फ्रांस से ये निकल के आए थे और ये ब्रिटेन में इन्होंने शासन कर लिया था। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली बात है कि पहली चीज़ है कि फ्रांस का जो राजा था उसके क्या हुआ, क्या ये उससे अलग हो गए? नहीं, अभी भी ये वैसल ऑफ फ्रांस थे, अभी ये वैसल ऑफ किंग ऑफ फ्रांस थे। जो फ्रांस का राजा था उसके ये वैसल हुआ करते थे ये। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये टेक्निकल तो वैसल थे लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये वैसल नहीं थे, क्योंकि इनकी जो पावर थी वो इससे भी ज़्यादा थी। जो फ्रांस का राजा उससे भी ज़्यादा पावर इनके पास थी, क्योंकि इनका जो शासन था वो तो ये पूरे इलाके में था, यहाँ पर भी था आयरलैंड में। और यहाँ पर जो फ्रांस का आधा हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला नॉरमंडी वाला इलाका, और इधर अंजू पड़ता है, ब्रिटेनी पड़ता है ये वाला इलाका, और इसके अलावा कई और इलाके, एक्विटाइन पड़ता है यहाँ पर। तो ये वो सारे इलाके नॉर्मन्स लोगों के पास थे। तो प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो नॉर्मन्स राजा काफ़ी पावरफुल थे और फ्रांस के राजा से भी काफ़ी पावर थे, लेकिन टेक्निकल रूप से वो अभी भी फ्रांस के राजा के वैसल हुआ करते थे। अब हम देख लेते हैं, हम अब जब ये 100 ईयर वार शुरू हुआ तो इसका जो शुरुआत समय वो 1337 से 1453 के बीच हुआ। और जो ये लड़ाई थी इन दोनों के बीच थी, वो जो नॉर्मन्स राजा थे और उनके बीच की लड़ाई, और जो फ्रांस के राजा थे उसके उनके बीच की लड़ाई को ही हम 100 ईयर वार के रूप से जाना जाते हैं। तो इसका जो रूट था, उसके जो बुनियाद थी, वो बुनियाद ये थी कि जो ये जो नॉर्मस थे, इनका जो शासन था वो यहाँ इनके इलाका इंग्लैंड में तो था ही, लेकिन यहाँ पर भी था। अब यहाँ पर था तो चीज़ वही है कि अभी इनका जो पोजीशन है वो पोजीशन एक अनस्टेबलाइज पोजीशन थी, स्टेबलाइज नहीं हो पाई। अनस्टेबलाइज क्यों रही? क्योंकि जो ये थे राजा, ये फ्रांस के अभी भी वैसल थे। तो उस कारण इनको आने वाले अभी जब मैं घटना बताऊंगा आपको तो मैं उससे क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो राजा जब इनको बुलाता था या फिर किसी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता था फ्रांस का राजा, तो कभी कभी उसकी बात को मानते नहीं थे ये। तो अभी देखते हैं कैसा हुआ। अब देखिए, पहले देख लेते हैं किंग जॉन, ये राजा था, इंग्लैंड का राजा था किंग जॉन। इसने नॉर्मंडी को खो दिया था, 1204 की बात है। और नॉर्मंडी और अंजू इससे हट गया था, इंग्लैंड से अलग हो गया था नॉर्मंडी अंजू। यानी कि ये जो इलाका था ये पूरा, ये जहाँ से निकल के आए थे ये पूरा इनके हाथ से निकल गया। और ये जो इलाका इधर के थे, ये इलाका भी इनके हाथ से निकल गया। बस थोड़ा सा इलाका था बचा हुआ इनके पास। और उस इलाके में इनकी जो, मतलब कह सकते हैं कि जॉन के समय में जो इंग्लैंड के राजा थे उनका जो ये क्षेत्र था वो उनसे कट गया जॉन के समय से। ये 1204 की बात है। अब जॉन जॉन ने तो अपने जीवन काल में कभी मानने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है। लेकिन जब जॉन का बेटा थे हेनरी थ्री, वो उन्होंने रिनाउंस कर दिया, यानी उनका जो क्लेम था इस इलाके से वो उन्होंने छोड़ दिया। अ, और वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी जो कि 1259 में हुई। तो उसके तहत जो नॉर्मस राजा थे इंग्लैंड के, उन्होंने छोड़ दिया ये वाला पूरा क्षेत्र। बस एक थोड़ा गस्कोनी वाला क्षेत्र है जो इनके पास रहा, बाकी पूरा फ्रांस में इनकी जो भी ज़मीन थी वो इनसे छीन ली गई, हट गई इनसे। इनका जो क्लेम था उस क्लेम्स को इन्होंने छोड़ दिया था।
अब केवल इनका शासन कहाँ पर था, ये ब्रिटेन के इलाके में था इनका शासन, और ये आयरलैंड के इलाके में। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि अभी भी अगर हम आप मैं चीज़ें बताऊँ तो ये जो नॉर्मन्स लोग हैं ये फ्रेंच लोग थे ये, क्योंकि ये नॉर्मंडी से निकले थे जो कि फ्रांस का भाग है। ये नॉर्मन्स लोग थे फ्रेंच, और ये फ्रेंच लोग कहने का मतलब ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि इंग्लैंड के राजा जब ये बन गए थे तभी भी इंग्लैंड के जो दरबार में ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया करते थे ये। इसके अलावा इन्होंने जो शादी वैवाहिक संबंध बना रखे थे वो इधर के राजाओं के साथ बना रखे थे, जो इधर के नोबल्स थे उनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बना रखे थे। तो यानी कि इनका जो ज़मीन थी जब इनसे हट गई थी, अलग हो गई थी, तो इसके बावजूद भी जो कनेक्शन थे वो बने रहे थे, क्योंकि शादी का कनेक्शन था, मैरिज कनेक्शन था, इसके अलावा लैंग्वेज का कनेक्शन था। तो अभी भी इन दोनों क्षेत्रों का जो संबंध है वो बना रहा था। अब एक ऐसी चीज़ हुई कि पहली चीज़ है हम समझ लेते हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और हुआ ये कि ये फ्रांस का राजा था चार्ल्स फोर। ये चार्ल्स फोर था फ्रांस का राजा। इसका इसकी इसका कोई बेटा नहीं था, इसको यहाँ पर इसका कोई बेटा नहीं था, इसकी केवल क्या थी, इसकी इसकी अ, हाँ, इसकी बेटी थी इसाबेला। इसकी बेटी थी इसाबेला, और इसाबेला का जो बेटा था वो था एडवर्ड थ्री। इस एडवर्ड थ्री जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड था। किंग ऑफ इंग्लैंड किंग ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, इसका क्योंकि इसकी जो बेटी थी उसका तो बेटा हो गया, जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड था, लेकिन इसका क्या था, कोई बेटा नहीं था। तो लेकिन चार्ल्स फोर का भाई था, चार्ल्स फोर का भाई था, और भाई भाई का नाम था चार्ल्स, और चार्ल्स चार्ल्स का बेटा था फिलिप फोर। अब यहाँ पर हो गया ना कि दो चीज़ें, अब दो क्लेम आने लग गए यहाँ पर। एक क्लेम तो ये कर सकता है एडवर्ड एडवर्ड थ्री कर सकता है, जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड है, वो क्लेम कर सकता है कि वो फ्रांस का राजा बनेगा, क्योंकि उसका जो संबंध है वो सीधे सीधे चार्ल्स फोर्स के साथ है। क्योंकि चार्ल्स फोर का जो बेटी थी, जो ये सिस्टर लिखा है, ये बेटी लिखा है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इन सिस्टर या बेटी इनमें से कुछ है, डॉटर है या जो सिस्टर है, जो भी है। तो चार्ल्स फोर के साथ ये जो एडवर्ड थर्ड का कनेक्शन था, सीधे सीधे ब्लड रिलेशन था चार्ल्स फोर का, एडवर्ड के साथ ब्लड रिलेशन था। और ये क्लेम ये भी कर सकता है क्योंकि चार्ल्स फोर का जो भाई है चार्ल्स, उसका बेटा फिलिप फोर, तो इसका कनेक्शन भी ब्लड रिलेशन था चार्ल्स फोर के साथ। तो दोनों का क्लेम आ रहा था, एडवर्ड थ्री का क्लेम था और फिलिप फोर का क्लेम था। तो इस स्थिति में यहाँ पर अलग अलग बढ़ गया, गुटों में बढ़ गया। कुछ जो नोबल्स थे वो एडवर्ड थ्री के साथ चले गए, कुछ इसके साथ चले गए, जबकि जो कुछ नोबल्स थे वो फिलिप फोर के साथ चले गए। तो इससे क्या हुआ कि जो एडवर्ड है उसने अपने आप को किंग ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया, किंग ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया उसने 1340 में। अब आगे क्या हुआ कि क्योंकि वो जो एडवर्ड थ्री था वो तो अब यहाँ का तो था ही राजा, ये जो इंग्लैंड है यहाँ का तो राजा था ही। अब उसने क्या किया कि यहाँ पर भी उसने किंग अपने आप को घोषित कर दिया। लेकिन क्योंकि किंग घोषित करना अलग बात है और वहाँ पर वाकई में कब्जा करना अलग बात होती है। तो हुआ ये कि क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अब डिस्टेबलाइज हो गई, यहाँ पर कुछ क्योंकि जो कई कई छोटे राज्य हुआ करते थे उस समय, कुछ जो राज्य है वो एडवर्ड के साथ चले गए, जबकि कुछ राज्य फिलिप फोर के साथ चले गए। अब हुआ ही है यहाँ पर ये कि क्योंकि इसके पास एक सुनहरा मौका मिल गया, एडवर्ड के पास सुनहरा मौका इसलिए मिल गया क्योंकि अब जो फ्रांस है वो बट गया आपस में। तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और जब समय समय में फ्रांस में वो रेड करते रहे, यानी कि वो अपनी सेना लेके वो फ्रांस में घुस जाते थे कभी भी। और फ्रांस में जब वो घुसते थे तो फ्रांस में फिर वो यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय करते थे, जो यहाँ की फसलें हो गई इनके, जैसे कि इनके जो मिलिट्री रेड करा करते थे ये इंग्लैंड के जो राजा थे एडवर्ड थ्री, वो यहाँ पर मिलिट्री रेड क्या करते थे फ्रांस के अंदर, जिनको फ्रेंच भाषा में चेवरेचिलिस भी कहा जाता है। तो इसके इसके द्वारा क्या करते थे कि ये प्लंडिंग करते थे, यानी फसलों को लूट पाट करते थे, और क्रॉप को बर्निंग करते थे, बिल्डिंगों को आग लगा देते थे, ये इकोनॉमी को डैमेज करते थे। इनकी कोशिश क्या थी कि फ्रेंच जो लोग हैं उनके मोरल्स को कम, उनके जो सिविलियन मोरल है उसको कम करना, ये उनकी कोशिश रहती थी इस मिलिट्री रेड के द्वारा। अब यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये रेड क्यों करा करते थे,
रेड करा करने का इनका मकसद ये था कि जो फ़िलिप IV है उसको हराया जाए और यहाँ पर कब्ज़ा किया जाए। तो इसीलिए वो रेड करा करते थे। और रेड क्योंकि उस समय सिचुएशन ये थी कि वो उनके पास ज़्यादा समय रहता नहीं था, उनको वापस भी जाना पड़ता था अपने इलाके में। तो उनके पास ज़्यादा इतना समय नहीं था कि वो पूरे इलाके को वो कब्जे में ले ले। तो मजबूरन वो कुछ समय के लिए आते थे, उस समय में भी वो रेड करते रहते थे और वो फसलों को तबाह करते रहते थे, फिर उसके बाद वापस लौट जाते थे। तो इनका बेटा था एडवर्ड III का बेटा था एडवर्ड, उसका एडवर्ड ब्लैक प्रिंस के नाम से उसको जाना जाता है। एडवर्ड थ्री का बेटा था एडवर्ड द प्रिंस, एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, एडवर्ड ब्लैक प्रिंस। तो ये बहुत मिलिट्री टेक्टिशियन व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा ये इसने यहाँ पर फ्रांस में बहुत जीत हासिल करी थी ब्रिटेन के लिए। इसको ब्लैक प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एडवर्ड III के बेटे थे ये। तो इन्होंने 2 चेवनियर्स रखे थे, यानी कि मिलिट्री रेड की इन्होंने, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, आखिरकार इन्होंने इसको कैदी बना लिया। ये जो फ़िलिप IV है ये इसको कैदी बना दिया था। अब हुआ ये कि फ़िलिप IV को जब कैदी बना दिया गया तो उसके बाद वो 1356 से लेकर 1360 के बीच में जो फ्रांस है वो उसमें किंगडम, यानी कि वो किंगलेस बन गया। फ्रांस में कोई राजा रहा ही नहीं कि फ़िलिप IV को तो कर दिया गया था, उसको हिरासत में ले लिया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब अच्छा मौका था एडवर्ड III के पास। अब उनका उनको लगा कि लोहा गर्म है, अब इसमें हथौड़ा मारना चाहिए। तो उन्होंने अब सोचा कि अब मैं करता हूँ, अब पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में ले लेता हूँ। तो उन्होंने एडवर्ड III ने आखिरी चैवनले किया, उन्होंने आखिरी मिलिट्री रेड मारी उन्होंने फ्रांस में। और उनको उम्मीद थी कि वहाँ जब वो पहुँचे थे फ्रांस में तो जो पेरिस वाली जगह, वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और उनको राजगद्दी में बैठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका जो पेरिस का इलाका है, पेरिस के इलाके के लोगों ने उनके लिए अपने गेट नहीं खोले। उसके बाद इनको मजबूरन ट्रीटी करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ बर्गेटिनी। इसके तहत क्या हुआ कि जो फ्रांस है, फ्रांस एडवर्ड को 3 मिलियन देगा, 3 मिलियन देगा। और बदले में जो एडवर्ड ने जॉन को किंग जॉन को ले रखा था रैंसम में, यानी कि जो फिलिप का बेटे थे, फिलिप के बेटे थे, उनको जब ले रखा था हिरासत में तो उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी कि ये एडवर्ड को पैसा देगा, फ्रांस की तरफ से एडवर्ड को पैसा मिलेगा और एडवर्ड क्या करेगा, फिलिप को छोड़ देगा। और फिलिप को छोड़ देगा एडवर्ड और साथ में क्या है कि एडवर्ड इसके अलावा वो फ्रांस में जो उनका क्लेम है फ्रेंच थ्रोन में, वो भी छोड़ देंगे। वो फ्रेंच थ्रोन में एडवर्ड क्लेम छोड़ देंगे। फ्रेंच थ्रोन में अब वो कभी नहीं बोलेंगे कि अब मैं यहाँ पर राजा बनूंगा या मेरा क्लेम है, उन्होंने छोड़ दिया इस ट्रीटी के बाद। और एक और चीज़ यहाँ पर भी कि जो फ्रांस है उन्होंने एडवर्ड को एक्विटेन वाला इलाका दे दिया। यानी कि अब ये अब क्या हुआ कि ये जो इलाका है एक्विटेन का, ये बहुत बड़ा इलाका है जो कि पहले से नॉर्मन्स लोगों के पास हुआ करता था, अब ये इनको मिल चुका है। नॉर्मन्स लोगों को ये क्षेत्र दे दिया गया, इलोनोर वाला क्षेत्र, एक्विटेन वाला क्षेत्र मिल गया। एक्विटेन वाला क्षेत्र मिल गया था नॉर्मस लोगों को। तो क्या कुछ इनके बीच में जब सौदेबाजी हुई तो सौदेबाजी के तहत इन्होंने क्लेम छोड़ दिया, एडवर्ड ने क्लेम छोड़ दिया। एडवर्ड ने जब क्लेम छोड़ दिया तो एडवर्ड के क्लेम छोड़ने के बदले में एडवर्ड को क्या मिला, एडवर्ड को ये वाला क्षेत्र मिल गया एक्विटेंट। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे ये है चीज़ कि ये जो ट्रीटी लंबे समय तक नहीं चल पाई और जो नॉर्मन्स थे यहाँ पर उन्होंने इधर के इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। इधर के इलाकों में जब उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने फिर एक चीज़ ये हुई कि इधर से स्पेनिश भी लगता है, इधर स्पेन का बाउंड्री लगती है। स्पेन में उस समय सिविल वार चला था, उसका असर भी हुआ और ब्रिटेन को उसमें नुकसान सहना पड़ा। तो कुल मिला के वो ये कि 1370 के दशक में जब ये लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में चल रही थी तो उस समय ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ और फ्रांस की स्थिति मजबूत हो गई थी। क्योंकि जो उस समय फ्रांस का राजा था चार्ल्स, उसने बड़े दिमाग से काम लिया। उसने इंग्लैंड के जो द्वारा चलाए गए चैवलिस थे उनका उसने चैलेंज नहीं किया। उसने कहा इसको आपस में लड़ने देते, यानी कि इंग्लैंड और स्पेन को आपस में लड़ने देते इंग्लैंड के साथ, हम बीच में नहीं पड़ते और हम तभी कार्रवाई करेंगे जब हमको लगेगा इंग्लैंड कमज़ोर है। तो यानी इन्होंने इंग्लैंड को कमज़ोर होने दिया और इन्होंने बीच में नहीं पड़े ये। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड जब कमज़ोर हो गया तो इंग्लैंड से काफ़ी इलाका उससे छीन लिया गया था। इंग्लैंड का जो एक्विटेन वाला इलाका है
यानी कि जो नॉर्मस लोगों का एक्विटेन वाला इलाका है वो उनसे काफ़ी हद तक छीन लिया गया था, फिर से फ्रांस में उसको मिला दिया गया था। अब ये जब चीज़ें जब चल रही थी तो काफ़ी लंबा हो गया था, लगभग कब से देख रहे हैं हम, 1337 से लेकर 1370 में पहुंच गए। 40 साल से लड़ाई चली थी, रुक रुक के चली थी लड़ाई ये। लेकिन अब ये दोनों देश थक गए थे, फ्रांस भी थक गया था और इंग्लैंड भी थक गया था। अब इन्होंने सोचा अपनी लड़ाई को कर देते बंद। तो बंद करने की कोशिश हुई, रिचर्ड सेकंड के समय में बंद करने की कोशिश की गई थी। निगोशिएशन किया गया ताकि कोई फाइनल पीस हो सके और ये लड़ाई को पूरी तरीके से बंद किया जा सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि समस्या तब आई जब रिचर्ड सेकंड जो इंग्लैंड के किंग थे, जब उनको डिस्पोज कर दिया गया, यानी डिपोज कर दिया गया उन्हें, जब उनको उनको सत्ता से बाहर निकाल दिया गया, तो उसमें चेंज आ गया। वो जो पीस थी दोनों देशों के बीच में, अब वो पीस ख़त्म हो गई। और साथ में फ्रांस में भी कुछ चीज़ें हो रही थी। फ्रांस में उस समय जो फ्रांस के राजा थे वो चार्ल्स सिक्स था उनका नाम। और चार्ल्स सिक्स एक पागल आदमी था। वो जो राजा था वो इंसेन था वो। तो अब क्या है कि फ्रांस में जो राजा था वो इंसेन था, यानी वो पागल था। तो फिर यहाँ पर सिचुएशन गंभीर होने लग गई, सिविल वार जैसी सिचुएशन होने लग गई। और दो इसमें पावरफुल भूमिका निभा रहे थे, ड्यूक ऑफ बुर्गंडी और ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स। यानी कि जो ड्यूक थे ये ऑर्लिन्स के और बरगंडी के, वो दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ये जो राजा है इसको अपने पास लाया जाए। और दोनों राजा को अपने तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ये ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी नहीं, ड्यूक ऑफ बरगंडी और ड्यूक ऑफ बरगंडी और ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स। अब इनके बीच में क्योंकि ये सिचुएशन ये थी, तो दोनों में बैड ब्लड हो गया। बैड ब्लड यानी एक दूसरे से संबंध बहुत ख़राब हो गए इन दोनों के, बरगंडी और ऑर्लिन्स के। तो हुआ ये कि राइवलरी जब इनके बीच में बढ़ रही थी, तो किसी ने क्या किया, ऑर्लिन्स के जो थे ड्यूक, उनकी हत्या कर ली। और ऑर्लिन्स एसिनेशन कर लिया गया। ऑर्लिन्स के जो ड्यूक थे उनका नाम था लुइस, और 1407 में उनकी एसिनेशन कर दिया गया उनका। अब ये सिचुएशन पूरी तरीके से सिविल वार में बदल गई। अब ये जो बरगंडी थे और ऑर्लिन्स थे आपस में लड़ाई लड़ने लग गए। तो इससे जो उस समय इंग्लैंड का राजा था हेनरी फाइव, उसको एक मौका मिल गया, सुनहरा मौका। उसको सुनहरा मौका मिल गया और उसको लग गया कि अब हमको इंटरवेंशन करना चाहिए, फ्रांस में हमला करना चाहिए, क्योंकि अभी सिविल वार चल रहा है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 1415 में जो हेनरी फाइव है उन्होंने नॉर्मंडी को पहुँचे, और नॉर्मंडी के इलाके में पहुँचे, यानी कि यहाँ से इंग्लैंड से निकले और यहाँ पहुँच गए नॉर्मंडी में। और उन्होंने फ्रांस में उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया फ्रांस में, और फ्रेंच आर्मी को उन्होंने हरा दिया। अब फ्रांस की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई। बहुत ड्यूक को पकड़ भी लिया गया, जैसे ऑर्लिन्स के जो ड्यूक थे उनको पकड़ लिया था, उनको पकड़ के लिया गया था। साथ में कुछ और थे, कैदी बना लिए गए थे, बोर्बन डायनेस्टी के भी कई थे, उनको भी बना दिया गया था कैदी। तो इससे फिर क्या हुआ कि जो हेनरी चले गए। इसके बाद उन्होंने जब यहाँ पर हरा दिया, फ्रांस की सेना को हरा दिया, तो वो वापस चले गए। लेकिन अब वो दोबारा से आ गए, दोबारा से हेनरी फ्रांस में आ गए 1417 में। उन्होंने अब कहा कि अब मेरा जो टास्क होगा वो है फ्रांस को पूरी तरीके से कनकेस्ट करना, यानी कैप्चर करना। जब वो कैप्चर करने की उनकी जो जब वो आए, तब फ्रांस के नोबल्स को लगा कि हमको कुछ करना चाहिए, अपने जो सिविल वार है उसको बंद करना चाहिए। अगर हम सिविल वार बंद नहीं करेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, फ्रेंच इंडिपेंडेंस, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया आपस में, यानी नॉर्लिन्स और जो ऑर्लिन्स के ड्यूक थे और बरगंडी के ड्यूक्स थे, दोनों ने मिलके समझौता कर लिया। और दोनों ने समझौता ये किया कि दोनों मिलके इंग्लिश सेना जो आने वाली है अटैक करने के लिए, और उसका सामना करेंगे दोनों मिलके। तो ये जब ब्रिज में थे ये दोनों सेनाएं, तो उस समय फिर एक विश्वासघात कर दिया, और जो इस बार ऑर्लिन्स के जो थे लोग, उन्होंने बदला ले लिया। जो इस समय पहली वाली घटना थी 1407 में, जो ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स लुइस की जब हत्या हुई थी, तो उसका बदला ले लिया गया। अब ड्यूक ऑफ बरगंडी की हत्या कर ली गई, ड्यूक ऑफ बरगंडी की हत्या कर ली गई। और ये जो हुआ ये 1419 में हुआ। और फिर क्या हुआ, जब ये इसकी
को जब छुप के मारा गया ड्यूक ऑफ बरगंडी को, फिर अब इनका जो समझौता था वो टूट गया। यानी कि ड्यूक ऑफ बरगंडी और ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स के बीच का जो समझौता था वो टूट गया। अब क्या है, ड्यूक ऑफ बरगंडी अब ये इंग्लैंड का जो राजा था हेनरी फाइव, उसके साथ जाके मिल गया ये। और जब मिल गया तो फिर ये मतलब लड़ाई कह सकते हैं कि अब ये इंग्लैंड के पक्ष में चली गई। और ड्यूक ऑफ बरगंडी ने कहा कि मैं आपको राजा के पास ले जाता हूँ, फ्रांस के राजा के पास, चार्ल्स सिक्स के पास ले जाता हूँ, और चार्ल्स सिक्स के पास ले जाके आपके साथ कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो चार्ल्स सिक्स के साथ एग्रीमेंट हुआ, ये इसको हम ट्रीटी ऑफ टोरेस के नाम से जाना जाता है, 1420 में हुई थी ये। इसके तहत क्या था, हेनरी हेनरी की शादी चार्ल्स की डॉटर के साथ करा दी गई। और ये बात कही गई कि जब चार्ल्स सिक्स की मौत हो जाएगी तो उसके बाद हेनरी फ्रांस का राजा भी बन जाएगा। यानी कि चार्ल्स सिक्स की मृत्यु के बाद हेनरी जो पहले से इंग्लैंड का राजा है वो फ्रांस का राजा भी बन जाएगा। ये हुआ एग्रीमेंट। अब एक खास एक इंडिविजुअल आती है, उसका नाम है जॉन ऑफ आर्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 100 ईयर वार में ही थी ये। अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि जो ये ट्रीटी ऑफ टोरियस थी इसको फॉलो नहीं किया गया। और ख़ास बात ये थी कि जब हेनरी फाइव की पहले मृत्यु हुई, यानी अपने ससुर से पहले उसकी मौत हो गई, तो हेनरी फाइव का जो बेटा था हेनरी सिक्स, उसने 9 महीने का था वो जब उसके पापा की मृत्यु हुई, उस समय 9 महीने का था वो। तो उसको यानी कि अब वो उत्तराधिकारी बन गया फ्रांस का, फ्रांस के राजा का उत्तराधिकारी बन गया। अब वो जब चार्ल्स सिक्स की मौत होगी तो ये जो हेनरी सिक्स है वो राजा बन जाएगा फ्रांस का। और ऐसा हुआ भी, 1422 में वो चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हुई। और हेनरी सिक्स जो उस समय जो 9 महीने का था केवल मात्र, उसको फ्रांस का राजा के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया, उसकी घोषणा कर दी गई। लेकिन इस समय सिचुएशन ये थी कि क्योंकि फ्रांस सिविल वार में था, तो जो बरगंडी वाले इलाके थे उन्होंने तो मान लिया, लेकिन जो ऑर्लिन्स वाले थे उन्होंने नहीं माना। तो फ्रांस इस समय दो भागों में हो गया था। ये ऊपर वाला जो भाग देख रहे हो आप, इसमें हेनरी सिक्स को मान लिया गया, ये वाले क्षेत्र में हेनरी सिक्स को राजा मान लिया गया। लेकिन जो नीचे वाला क्षेत्र है साउथ का, उसमें अभी भी हेनरी सिक्स को राजा नहीं माना गया इधर की तरफ। और इधर जो चार्ल्स था, अ, चार्ल्स लगता है कि चार्ल्स सिक्स का कुछ संबंधी था, तो इसको बना दिया गया राजा साउथ के इलाके में साउथ के इलाके में चार्ल्स को बना गया। अब दो सिचुएशन पैदा हो गई। एक ये जो नॉर्थ वाला इलाका है, नॉर्थ फ्रांस, इसमें हेनरी सिक्स है राजा, हेनरी सिक्स है, जबकि जो साउथ वाला इलाका है वहाँ पर कौन है, चार्ल्स। अब चार्ल्स ये साउथ में और हेनरी सिक्स नॉर्थ में। यानी कि हेनरी सिक्स का मतलब कहने का क्या है, ये इंग्लैंड का राजा है, यहाँ पर भी इसका शासन है, और ये नॉर्थ में भी अब इसका शासन हो गया। और ये क्या कर रहा था, ये इसका जो क्लेम था पूरे फ्रांस में था, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, जो ऑर्लिन्स वाला इलाका था उसने मानने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से जो इसकी पोजीशन थी वो नॉर्थ में ही बनी रही, और साउथ की तरफ ये अभी कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से साउथ को भी कब्जे में लिया जाए। तो इसने क्या किया, ऑर्लिन्स के इलाके में जो ऑर्लिन्स में इसने वहाँ पर बिसीज कर दिया, यानी ऑर्लिन्स का जो फोर्टिफिकेशन था उसको बिसीज कर दिया, उसको किले को उसने घेर लिया, ऑर्लिन्स का जो किला था। और उसको उम्मीद थी कि कुछ दिनों में ऑर्लिन्स का जो किला है वो सरेंडर कर देगा, और उसके बाद ये पूरे हेनरी सिक्स पूरे इलाके में कब्जा कर लेगा। हालांकि उस समय हेनरी सिक्स केवल 9 महीने का था, 9 महीने का था। तो उसका जो भी फैसले हो रहे थे उसकी रेजेंसी कर रही थी, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम रेजेंट कहते हैं, तो जो कि राजा के जब राजा बच्चा रहता तो उसके लिए डिसीजन लेने का काम इस रेजेंसी का होता है। तो ये जो भी डिसीजन लिया जा रहा था वो रेजेंसी द्वारा लिया जा रहा था। अब हुआ यहाँ पर ये कि ऑर्लिन्स में जब उसने हेनरी सिक्स की सेना ने यहाँ पर जब घेरा डाल दिया, तो उनको उम्मीद थी कि ये सरेंडर हो जाएगा, ऑर्लिन्स की सेना यहाँ पर सरेंडर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फरवरी 1429 की बात है, जॉन ऑफ आर्क जो एकदम से अनजाने से पता नहीं कहाँ से निकल के आई, और वो एकदम से पहुँच गई। कहाँ पर पहुँची वो, ये जो चार्ल्स है उसके रॉयल कोर्ट में पहुँच गई, उसके दरबार में पहुँच गई, चार्ल्स के दरबार में पहुँच गई जॉन ऑफ आर्क। और उस चार्ल्स के दरबार में जब गई तो उसने चार्ल्स के दरबार में कहा कि मुझे सपने में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, जो कि मुझे आवाज़ें बोल रही है कि तुमको इंग्लिश जो सेना है उसको भगाना है, यहाँ से आप अपने देश से भगाना है, यानी फ्रांस से इंग्लिश सेना को भगाना है, जॉन ऑफ आर्क ने ये कहा। और ये जॉन ऑफ आर्क एक महिला थी,
जॉन ऑफ आर्क एक महिला थी और इसकी उम्र 16-17 साल की थी इस समय जब ये पहुंची थी दरबार में। तो ऐसा लग रहा है दरबार को भी लग गया कि ये हो सकता है कि भगवान ने इसको भेजा हुआ है। तो इसके करिश्मा बहुत अच्छा था, इसमें बहुत ही करिश्मेटिक फिगर थी जॉन ऑफ आर्क। और जब ये इसको इसने जब अपनी बात सुनाई तो इसको भेज दिया गया, फोर्टी जो फोर्ट था ऑर्लिन्स का फोर्ट वहाँ पर भेज दिया गया इसने। तो इसको जब भेजा गया तो इसने वहाँ जो फोर्टिफिकेशन के अंदर जो ऑर्लिन्स के जवान थे, सेना थी, उसके अंदर इसने कॉन्फिडेंस भर दिया। उसने कॉन्फिडेंस भर दिया और इससे क्या हुआ कि उससे क्या हुआ कि जो ऑर्लिन्स की सेना थी उसने ब्रिटेन की सेना को हरा दिया, यानी कि हेनरी सिक्स की सेना को हरा दिया। हेनरी सिक्स की सेना को हरा दिया गया था। तो उससे क्या हुआ कि चार्ल्स सेवन को पूरे सम्मान के साथ, यानी कि जो ये था साउथ वाले इलाके में जो ये चार्ल्स सेवन है इसका नाम, इसको राजा बना दिया गया। अब इसकी घोषणा हो गई राजा, इसकी उसको क्राउन कर दिया गया, क्राउन कर दिया गया, यानी इसको ताजपोशी इसकी कर दी गई थी। तो जॉन ऑफ आर्क की एक खास भूमिका ये कि जॉन ऑफ आर्क ने फ्रांस की रक्षा की थी ब्रिटेन से, और शायद अगर जॉन ऑफ आर्क नहीं होती तो ये पूरा इलाका जो फ्रांस का उसमें ब्रिटेन का शासन हो जाता। लेकिन जॉन ऑफ आर्क ने एन अहम मौके में पहुंच के उन्होंने ब्रिटेन की सेना को भगा दिया यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटेन सेना एकदम से भाग गई, वो थी यहाँ पर नॉर्थ के इलाके में, उसकी मजबूत स्थिति थी तो नॉर्थ में बनी रही और उसने जॉन ऑफ आर्क को पकड़ दिया। ब्रिटेन की सेना ने जॉन ऑफ आर्क को पकड़ के उसको जिंदा जला दिया, जॉन ऑफ आर्क को। तो जॉन ऑफ आर्क को एक शहीद के रूप में भी जाना जाता है और फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क की आज भी एक बहुत बड़ी उनकी एक माना जाता है उनको, और उनको एक फ्रांस के एक सेवियर के रूप में उनको दर्जा दिया मिलता करता है आज के दौर में भी। अब यहाँ पर ये हुआ कि जो बरगंडी का ड्यूक था जो कि अभी तक इंग्लैंड के इंग्लिश किंग के साथ मिला हुआ था, तो उसने छोड़ दिया, अब इंग्लिश के किंग को छोड़ दिया 1435 में। अब इसने छोड़ दिया तो अब इंग्लिश की पोजीशन कमज़ोर हो गई, क्योंकि बरगंडी वाला इलाका जो नॉर्थ का है अब उसने साथ छोड़ दिया इंग्लिश का। तो फिर क्या है कि जो इंग्लैंड के राजा थे उनकी पावर अब बहुत कम होने लग गई। अब आखिरकार डील करने की कोशिश की गई और डील हुई, ट्यूस ट्यूस की डील हुई। और इसके तहत डील में ये हुआ कि जो हेनरी सिक्स है इंग्लैंड का, उसने फ्रांस की प्रिंसेस मैग्रेट के साथ शादी करने की उसने कर दी थी शादी। तो उससे हुआ ये कि कोशिश थी इन दोनों के बीच में कि फ्रांस और ब्रिटेन में शांति बन के आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो इंग्लिश फोर्सेस उन्होंने फिर से ब्रिटेनी वाला जो इलाका इधर पड़ता इलाका, इसमें उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। अब जो फ्रांस का राजा था उसकी स्थिति मजबूत हो गई थी और चार्ल्स सेवन उस समय राजा था शायद। हाँ, चार्ल्स सेवन था वो एक बहुत ही टेक्निकली साउंड व्यक्ति था और उसने फ्रांस की सेना को बड़ा मजबूत कर दिया था। जब तक शांति थी बनी हुई तब तो उसने फ्रांस को काफ़ी एक मजबूत देश के रूप में उसने स्थापित कर दिया था। तो उसको मौका मिल गया था क्योंकि जो ब्रिटेन की सेना थी उसने ब्रिटेनी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, इधर लूटपाट करनी शुरू कर दी। तो फ्रांस के राजा ने अब मौके का फ़ायदा उठा के उसने पूरे इधर की जो ब्रिटेन फोर्सेस थी उसके ऊपर उसने हमला कर दिया और ब्रिटेन की जो सेना है उसको भगा दिया यहाँ से। अभी ब्रिटेन की सेना केवल एक छोटा सा इलाका में ही रह गई और बाकी इलाके से उसको भागना पड़ा। और जो छोटा सा इलाका उसका रह गया उसमें भी उसको जो फ्रांस का क्राउन है यानी फ्रांस के राजा के नीचे रहना पड़ेगा उस इलाके को। तो यानी अब ये पूरा अब ये कनेक्शन टूट चुका था, अब ये कनेक्शन टूट चुका था और इसी लड़ाई को यहीं पर ही ख़त्म माना जाता है। इसको 1451 की बात है, 1451 में ये जो चार्ल्स सेवन है उन्होंने ब्रिटेन सेना को हरा दिया था। अब कुछ भी नहीं बचा, जो फ्रांस में इंग्लिश के टेरिटरीज थी उसमें से कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और ये जो लड़ाई आगे भी चली लेकिन वो इफेक्टिवली जो कहते हैं ना जो मेन लड़ाई वो ख़त्म यहीं पर हुई थी। तो इस तरह से ये 100 ईयर वार इसी को कहते हैं। ये लड़ाई लंबे समय से चली, फिर बंद हुई, चली बंद हुई। ये 1537 से लेकर 1453 तक ये चलती रही। 100 साल से भी लंबे समय तक ये चलती रही। अब ये देख लेते हैं क्योंकि ये लड़ाई जब चली तो इसमें कुछ लड़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हुआ। जो दोनों सेना थी वो किस प्रकार से सेना ने काम किया वो देख लेते हैं हम। जो इंग्लिश की सेना थी वो अगर उसके कंपैरिजन में आज के दौर में मॉडर्न कंपैरिजन में उसकी तुलना की जाए तो वो कमज़ोर सेना थी, यानी स्मॉल सेना थी। वो 6,000 से 7,000 सेना निकलती थी, कहीं पर भी उसको कुछ भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ती थी तो लगभग इतने लोग जाते थे लड़ाई करने।
और जो फोर्सेस थी उसको फ्यूडल सिस्टम के हिसाब से उठाया जाता था, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, जो बैरन्स लोग हुआ करते थे, नोबल्स लोग, वो अपनी जगह से सेना के जो जवान है उनको लिया करते थे। यानी कि जो नोबल्स लोग थे उनका काम था सेना के जवानों को लेके लड़ाई में लड़ने का काम उनका था। और इंग्लैंड के लिए यहाँ पर एक एक लॉन्ग बो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस लड़ाई में। लॉन्ग बो यानी एक धनुष कह सकते हैं इसे, लंबा सा धनुष। तो ये लंबा सा धनुष, ये इतना लंबा धनुष था कि इस एक आदमी, तो जितनी एक आदमी की हाइट होती है उससे भी लंबा इसकी हाइट हुआ करती थी लॉन्ग बो की। तो इसको इंग्लिश की जो सेना थी उसने बहुत इसका फ़ायदा उठाया, और इंग्लिश को जब जहाँ जहाँ पर इंग्लैंड सेना को जीत मिली जिस जिस लड़ाई में, उसमें इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। इसकी खासियत ये थी कि ये बहुत एक्यूरेट हुआ करता था, ये जो तीर था ना इससे निकलता था वो बहुत एक्यूरेसी से निकलता था। और इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो भी बहुत थी, यानी और इसकी लॉन्ग रेंज भी काफ़ी थी, यानी 200 मीटर से भी इसको अगर छोड़ा जाए तो ये बिल्कुल हिट करता था टारगेट में। तो ये इस तरह लॉन्ग बो का इस्तेमाल इंग्लिश सेना ने किया था। लेकिन इसमें एक ये चीज़ था कि ये लॉन्ग बो तथा काम कर सकता था जब तक कोई लॉन्ग बो का जो इस्तेमाल कर रहा है, कोई सिपाही जो इसकी निशाना लगा रहा है, वो निशाना लगाने के लिए उसे हिल में होना होना चाहिए था, यानी कि पहाड़ियों में अगर वो रहता है तो उसके लिए फ़ायदा है, तो वो पहाड़ियों से सीधे नीचे के इलाके में निशाना लगा सकता है। लेकिन अगर कोई आर्चरी वाला आदमी है, यानी कि जो लॉन्ग बो का इस्तेमाल कर रहा है, वो मैदान से कर रहा है और उसको घेर लिया सेना ने, चौदह चारों तरफ से अगर उसको घेर लिया, तो फिर उसके लिए वो किसको निशाना बनाएगा, वो फिर फंस जाएगा। तो इसके लिए एक ये भी होता था कि जो इसकी आर्चर है, उनके लिए ऐसा भी नहीं है। लॉन्ग बो इंग्लिश के लिए इनविजिबल था, यानी इनविजिबल का मतलब ये कि इंग्लिश की सेना हार नहीं सकती थी, ऐसा भी नहीं था कि नहीं हार सकती थी। और लॉन्ग बो को, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे प्लेन के इलाके में लॉन्ग बो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता था। और आर्चर जो लॉन्ग बो था उसका एक और काम ये था कि वो नेवर वारफेयर में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि ये आप देखोगे अगर, तो ये पूरा का इलाका जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो लैंड बाउंड्री नहीं है, बीच में इंग्लिश चैनल कहते हैं इसको, ये पूरा समुद्र का इलाका है, पानी है। तो यहाँ पर नेवी भेजनी पड़ती थी इंग्लैंड को, जब फ्रांस में अटैक करना पड़ता था तो यहाँ नेवी भेजनी पड़ती थी। जब फ्रांस के इंग्लैंड में अटैक करना पड़ता था तो इंग्लैंड में नेवी भेजनी पड़ती थी। तो नेवी की बहुत बड़ी भूमिका थी इस लड़ाई में। तो लॉन्ग बो भी नेवी में नेवी नेवल वारफेयर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जैसे आर्चरी, जो लॉन्ग बो का इस्तेमाल कर रहा है वो तीर 200 मीटर तक फेंक सकता था, यानी कि वो जो शिप आ रही है रास्ते में उसमें वो निशाना बना सकता था। तो ये इसकी भूमिका भी थी। ये लॉन्ग बो का इस्तेमाल इंग्लिश सेना ने किया था, जबकि जो फ्रांस सेना थी उसने इस्तेमाल क्रॉस बो का किया। ये छोटा सा आर्चरी कहते हैं इसे, हाथ से चला, इसको मोबाइल आर्चरी कह सकते हैं, यानी इसको जगह जगह में ले जा सकता है। जबकि जो लॉन्ग बो थे उसको एक जगह में रखना पड़ता था, इसको एक आदमी उठा के नहीं ले जा सकता था। जबकि जो क्रॉस बो है ये एक आदमी इसको ले जा सकता था। लेकिन इसमें कुछ खामियाँ ये थी कि इसकी रेंज ज़्यादा नहीं थी, दूसरा इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी नहीं थी ज़्यादा, तो इसकी ये खामी थी। जबकि इसका जो एडवांटेज था वो ये था कि ये मोबाइल था, इसको कहीं भी ले जा जा सकता था। अब यहाँ पर ये है कि गनरी की भी शुरुआत हो गई थी, यानी जो गोला बारूद है उसकी शुरुआत 1417 से 19 शुरू हो गई थी, गनरी की शुरुआत हो गई थी। और जो फ्रांस की जो आखिरी विक्ट्री थी 1453 में कैस्टिलियन में, उसमें पहली बार बड़े पैमाने में गन फायर का इस्तेमाल हुआ था। तो गन फायर का इस्तेमाल भी होने लग गया था, जो लड़ाई है उसके आखिरी चरणों में गन फायर का इस्तेमाल होने लग गया था सेना में। अब इस लड़ाई की लेगेसी क्या है, लेगेसी क्या होगी इस लड़ाई की? ये लड़ाई लंबी चली तो लेगेसी भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसकी लेगेसी होगी। तो इंग्लैंड में काफ़ी शौक की स्थिति आ गई थी, क्योंकि इंग्लैंड के जो नॉर्मन्स राजा थे उन्होंने अपना जो फ्रांस वाला क्षेत्र था उससे हाथ गंवा बैठे हो, और पूरा वो क्षेत्र उनसे जा बैठा, क्योंकि यहीं से निकल के आए थे वो। तो उनके जो मातृभूमि थी वो फ्रांस ही थी, अब उन्हें फ्रांस से निकलना पड़ा था। तो ये शौक की स्थिति थी इंग्लैंड में। दूसरा ये है कि जिन लोगों के कारण इंग्लैंड हारा, उनके ऊपर बहुत गुस्सा निकाला गया, और उसके कारण सिविल वार हुआ इंग्लैंड में, जो 1450 के दशक में, जिसको हम वार ऑफ रोसेस के नाम से भी जाना जाते हैं। अगर हम मटेरियल लॉस के बारे में बात करें तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ इंग्लैंड में, क्योंकि जो लड़ाई है ज़्यादातर वो फ्रांस के इलाके में लड़ी गई थी, तो इंग्लैंड को इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हालांकि इंग्लैंड के लोगों को टैक्स देना पड़ा था, लड़ाई में जो भी खर्चा इंग्लैंड को करना पड़ा था उसका टैक्स लगा के ही वो खर्चा हुआ था। तो काफ़ी लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया। और टैक्स लगाने के लिए क्या था कि पार्लियामेंट को बुलाना पड़ता था। तो जब लड़ाई चली 100 साल तक लड़ाई जब चलती रही, तो जितने बार टैक्स
सरकार ने उठाया। इंग्लैंड के जो राजा थे, जब भी उनको टैक्स की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको पार्लियामेंट बुलानी पड़ती थी। तो पार्लियामेंट को जब वो बार-बार बुलाने लगे तो पार्लियामेंट की जो पावर है वो भी बढ़ गई थी। यानी कि ये 100 ईयर वार का एक एक ख़ास असर ये भी कि पार्लियामेंट की पावर इंग्लैंड में बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि पार्लियामेंट को बुलाना पड़ा बार-बार। टैक्स सरकार जो राजा थे, जब उनको टैक्स की ज़रूरत पड़ी, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उनको टैक्स लगाना था। तो टैक्स तभी लग सकता था जब पार्लियामेंट की मंजूरी होनी पड़ती थी। तो इतने बार टैक्स की ज़रूरत पड़ी कि पार्लियामेंट को हर साल लगभग 1-2 साल के गैप में उनको बुलाना पड़ा था। तो पार्लियामेंट को बुला के क्या हुआ कि पार्लियामेंट की एक पोजीशन मजबूत हो गई। और साथ में ये कि पब्लिसिटी भी हो गई। पब्लिसिटी जो उस समय इंग्लैंड का चर्च था, उसने पब्लिसिटी इस प्रकार से की कि उसने एक इंग्लिश नेशनलिज्म की भावना लगा दी थी यहाँ पर। यानी अब जो इंग्लैंड के लोग थे वो अब अपने आप को इंग्लिश लोग समझने लगे थे। इससे पहले क्या था कि जो राजा थे उनका जो साम्राज्य था यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो अपने आप को फ्रेंच भी समझते थे, इंग्लिश भी समझते थे। लेकिन जब ये लड़ाई 100 साल तक चलती रही तो नेशनलिज्म की भावना आ गई इंग्लिश लोगों के अंदर। अब अपने आप को पहले वो इंग्लिश समझने लग गए। इंग्लिश आइडेंटिटी की यहाँ पर उनके अंदर बात आ गई। और दूसरा फ्रैंकोफोबिया भी आ गया। फ्रैंकोफोबिया मतलब फ्रांस के प्रति नफरत की भावना भी आ गई इनके अंदर। इंग्लिश लोगों के अंदर फ्रांस के प्रति नफरत की भावना आ गई और उनको लगने लग गया कि उनके जो उनका खतरा है, इंग्लिश लोगों को खतरा है, वो फ्रांस के अंदर से ही खतरा आएगा। ऐसी भावना उनके अंदर आ गई और ये जो भावना है ये लंबे समय तक चलती रही। और ये जो